our liver chapter with disorder of serum bilirubin. Serum bilirubin disorders. अब आपको क्या पता होना चाहिए? नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म एंड नॉर्मल मेटाबॉलिज्म में आपको भी पता है जो बिलिरुबिन है वो किन किन चीजों से आता है. फर्स्ट थिंग हीम, जो आपको सबको पता है, हीमोग्लोबिन डिग्रेडेशन, आरबीसी डिस्ट्रक्शंस की वजह से, जो कि मेन प्रोटीन रहता है, जो कि क्या रहता है, मेन प्रोटीन रहता है बिलिरुबिन प्रोडक्शन के लिए. इसके अलावा कहाँ से आ सकता है? सेकेंड पोर्शन रह सकता है मायोग्लोबिन. देन थर्ड पोर्शन हमारा कहाँ से आ सकता है? साइटोक्रोम्स. ओके. और जो ये बिलिरुबिन रहता है वो कैसा बिलिरुबिन रहता है? नो साउंड सर. Am I audible? Yes, you are audible. Please check your connectivity, Dr. Priyanka. Okay. And this bilirubin is conjugated or unconjugated? Definitely, it is unconjugated. This is unconjugated bilirubin. तो आपको समझ में आ गया कि हमारे प्लाज्मा में किस तरीके का बिलिरुबिन सिंथेसिस हुआ? Unconjugated bilirubin. And this is uptake by liver for conjugation. For this is our liver uptake हुआ unconjugated bilirubin converted into the conjugated bilirubin by enzyme known as UGT. Okay. Conjugated bilirubin is released into the intestine by a simple protein known as MRP2 protein. MRP2 protein released into the our intestine. Okay. Then because ये क्या रहता है, conjugated bilirubin इसके साथ में कंबाइन करता है, हमारे इंटेस्टाइनल पोर्शन में आता है. ठीक है. यहाँ पे क्या रहेगा, जो conjugated bilirubin है वो हमारे गट बैक्टीरिया, जो नॉर्मल गट बैक्टीरियाज हैं, उनकी प्रेजेंस में वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डेफिनेटली यूरोबिलिनोजन एंड यूरोबिलिनोजन तो आपको भी पता है किस में से रिलीज हो जाएगा? यूरिन से. एंड कुछ पोर्शन हमारा कन्वर्ट होता है स्टरकोबिलिनोजन, एंड स्टरकोबिलिनोजन किससे रिलीज हो जाएगा? स्टूल के थ्रू. किससे रिलीज हो जाएगा? स्टूल के थ्रू. तो ये नॉर्मल मैकेनिज्म है. ठीक है. अब आइदर क्या हो जाए, डिजीज पोर्शन कहाँ पे मिलेगा? हमारा अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन सिंथेसिस फॉर्मेशन ज्यादा हो और अपटेक क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए. तो अल्टीमेटली क्या होगा? अनकॉन्जुगेटेड, जिसको हम क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड इंक्रीज बिलिरुबिन. तो किस तरीके से ये सारी गणित चलती है वो आगे समझते हैं. ठीक है. फर्स्ट पॉइंट लिखें, एलिवेशन ऑफ अनकॉन्जुगेटेड bilirubin causes
क्या क्या कॉज हो सकते हैं? फर्स्ट, इंक्रीज दी सिंथेसिस, जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, इंक्रीज दी सिंथेसिस ऑफ द अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। फर्स्ट, आपको भी पता है, 3 पोर्शन बताए थे, हीम पोर्शन, ठीक है, जो कि मेन सिंथेसिस करता है बिलिरुबिन का। तो हेमोलाइटिक एनीमियास, हेमोलाइटिक एनीमियास, hemolytic anemia means increase the heme synthesis and ultimately increase the bilirubin, ठीक है ना। और ये क्यों होता है? premature destruction of the RBC in the periphery, okay। then second, ineffective erythropoiesis, ineffective erythropoiesis, okay। and ineffective erythropoiesis like हमारा मेगलोब्लास्टिक एनीमियास, megaloblastic anemias and premature destruction of the RBC in the bone marrow। बोन मैरो में ही डिस्ट्रक्शन हो जाए, प्लाज्मा में आने की बात ही नहीं हो। इसके अलावा इनइफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस कहां पे देखने को मिलेगा? थैलेसीमियास, थैलेसीमियास, सीवियर आयरन डेफिशिएंसी एनीमियास, आयरन डेफिशिएंसी एनीमियास, ओके। लेड पॉइजनिंग, lead poisoning, okay, or maybe congenital dyserythropoietic anemias, congenital भी हो सकते हैं, congenital, okay। अदर हमारे को पता होना चाहिए सिंथेसिस के नॉर्मल कॉजेस के अंदर मेन कॉज ये 2 हैं, सेकंड पूछे नहीं जाते, बट हमारे को पता होना चाहिए, लोबर निमोनिया, लोबर निमोनिया, बिकॉज निमोकोकस क्या करता है? icterus without liver damage and increase the RBC destruction in the low। तो यहाँ पे क्या बनेगा? लोबर निमोनियास। और लोबर निमोनियास का भी मैं जब रेस्पिरेटरी बताऊंगा कि मोस्ट कॉमन कॉज इज निमोकोकस। निमोकोकस अल्टीमेटली क्या करता है? इंक्रीज द आरबीसी डिस्ट्रक्शन इन द लो। एंड लास्ट वन इज द फोर्थ इज द लार्ज हेमेटोमास, लार्ज हेमेटोमा। तो हमारे को पता होना चाहिए इंक्रीज द सिंथेसिस के कॉज क्या है। इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ द अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की बात कर रहे थे, ठीक है ना। देन सेकंड, जैसे कि अपने को पता है, डिक्रीज द अपटेक। जैसे कि आप पहले जो मैंने लेआउट बनाया है, इसके अंदर देखिए, या तो प्रोडक्शन इंक्रीज हो या अपटेक डिक्रीज हो जाए। अपटेक डिक्रीज होने के क्या क्या कॉज हो सकते हैं? अपटेक डिक्रीज होने के क्या क्या कॉज हो सकते हैं? फर्स्ट, एक्वायर्ड, खुद से ही अपटेक कम किया है, मींस डेफिनेटली आपने कोई ना कोई ड्रग ली है। एंड आवर लक इज गुड, बिकॉज लक गुड क्यों है? क्योंकि हमारे को ये ड्रग्स के नेम नहीं पूछे जाते, कौन कौन सी ड्रग्स अफेक्ट करती हैं डिक्रीज दी अपटेक के लिए। तो इसके अंदर वैसे हमारे जो हेपेटाइटिस के लिए काम में ली जाने वाली ड्रग्स है, या यूरिक एसिड के लिए मेनली जो ड्रग यूज होती हैं, ठीक है ना, रिफाम्पिसिन एंड ऑल, ठीक है। तो ये मेनली ड्रग रहती हैं। तो रिफाम्पिसिन एक और मेडिसिन याद रख लीजिए, अगर गलती से ऑप्शन में हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ओके। तो एक्वायर्ड समझ में आ गया। देन हमारे को जो पूछा जाता है वो है हमारा कंजेनाइटल। Which congenital disorder causes the decrease uptake of unconjugated bilirubin, causes increase of the unconjugated bilirubin in a plasma? The congenital cause is Gilbert syndrome, Gilbert syndrome,
ओके, कॉजेज गिलबर्ट सिंड्रोम। इसी तरीके से मान लीजिए अब अपटेक तो हो गया, कॉन्जुगेटेड अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन आ गया, बट यूजीटी जो एंजाइम मैंने बताया था जो कि कॉन्जुगेट अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट करता है, बट इसकी क्या हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए यूजीटी की, एंजाइम की, तो डेफिनेटली कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन नहीं बन पाएगा एंड कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन डिक्रीज होगा एंड अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इंक्रीज होगा। हम किसकी बात कर रहे हैं अभी तक, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इंक्रीज होने की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर एक कॉज ये भी हो सकता है डिक्रीज। तो हमारा सेकंड पॉइंट तक आपका क्लियर हुआ। थर्ड पॉइंट हम लिखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या लिखोगे, यूजीटी डेफिशिएंसी, UGT deficiency. What are the causes of UGT deficiency? First, definitely अगर हम backward की बात करेंगे तो वो क्या रहेगी, ड्रग्स। हमारा लक जैसे मैंने बोला था अच्छा है कि हमारे को ये ड्रग्स नहीं पूछी जाती, कभी भी ऑप्शंस में नहीं होती हैं, तो ये हम चीजें छोड़ सकते हैं। सेकंड, कुछ सिंड्रोम है जो हमारे को पता होना चाहिए जो कि मेनली यूजीटी डेफिशिएंसी क्रिएट करती हैं। सिंड्रोम, तो सिंड्रोम में पहला सिंड्रोम कौन सा है, केवल नाम याद रखना है और इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखने की जरूरत है, नाम लिख लीजिए केवल, ब्रेस्ट। क्योंकि मेरा फंडा ये है कि जहाँ पे भी एक्सप्लेनेटरी चीज हो मैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन करूं, एंड जो वन लाइनर्स हैं ओनली फर्स्ट लाइन उसकी पूछी जाती है तो वन लाइनर्स को हम वन लाइनर की तरह ही याद रखें। ठीक है, उसके अंदर आते हैं ये सिंड्रोम्स जो कि हमारे को पता होना चाहिए। यूजीटी डेफिशिएंसी के अंदर हमारे को ये दो सिंड्रोम पता होने चाहिए। ठीक है, फर्स्ट सिंड्रोम इज द ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस, ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस। ठीक है, ये एक्चुअल में क्या है, एक तरीके की पैथोलॉजिकल कंडीशन है। ठीक है, बिकॉज अगर है ना सिंपल फंडा याद रखना है कि नहीं सर हमारे को समझाओ ही समझाओ, तो इसके अंदर एक बेसिक फंडा याद रखें कि ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस की वजह से यूजीटी डेफिशिएंसी क्यों डेवलप होती है, बिकॉज इन मैटरनल मिल्क क्या प्रेजेंट मिलता है हमारे को, इन मैटरनल मिल्क जो फैटी एसिड्स होते हैं, जो मैटरनल मिल्क के स्पेसिफिक फैटी एसिड्स हैं, वो क्या करेंगे, वो नेगेटिव फीडबैक देते हैं किसको, यूजीटी यूजीटी ऑफ न्यूनेट। ठीक है ना, इसीलिए हम पेशेंट को क्या कहते हैं कि सिंपली मैटरनल मिल्क को नहीं पिलाते, तो ये क्या होती है, एक सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन होती है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा सिंड्रोम, फर्स्ट सिंड्रोम, सेकंड सिंड्रोम, चीजों को समझने की कोशिश करना। लूसी, ये मूवी नहीं है आपकी, ये है हमारा प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। तो लूसी ड्रिस्टॉल सिंड्रोम। ओके, तो मैंने जैसे कहा था कि आपको इन दो के नाम याद रखने हैं, ब्रेस्ट मिल्क सिंड्रोम एंड जॉन्डिस सिंड्रोम एंड लूसी ड्रिस्टॉल सिंड्रोम। देन फर्स्ट सेकंड चीज समझ में आ गई है। ठीक है, अब कुछ जैसे कि ये तो एक्वायर्ड की बात की थी, उसी तरीके से हम किसकी बात करेंगे, हम यूजीटी डेफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, तो एक पॉइंट लिखिए, कंजेनाइटल कंडीशंस causes the decrease UGT। तो उसके अंदर कौन कौन सी कंडीशन है, तो उसके लिए मैं पहले ही बोल देता हूं कि आपको उसके साथ में आपको इसका डिफरेंशिएटिंग चार्ट भी समझा दूंगा। तो इस तरीके से एक सिंपल एक चार्ट बनाइए,
चार्ट में पहला नाम क्या आएगा? क्रिजलर नेजर 1 सिंड्रोम का नाम सुना होगा आपने, क्रिजलर नेजर सिंड्रोम 1 एंड क्रिजलर नेजर syndrome 2 and last syndrome is Gilbert syndrome. Last one is the Gilbert syndrome. Okay. तो फर्स्ट पॉइंट क्या रहता है हमारा? यूजीटी एक्टिविटी। इनकी यूजीटी एक्टिविटी कैसी मिल रही है हमारे को? यूजीटी एक्टिविटी यहाँ पे 0%, यहाँ पे 10% एंड यहाँ पे 33%। सेकेंड पॉइंट, मोड ऑफ इनहेरिटेंस। तो आपको सबको पता है ये दोनों ही क्या रहेंगे? क्रिजलर सिंड्रोम आर दी ऑटोसोमल रिसेसिव, बट गिलबर्ट सिंड्रोम इज ऑटोसोमल रिसेसिव प्लस ऑटोसोमल डोमिनेंट आल्सो। थर्ड पॉइंट, सीरम बिलिरुबिन टोटल लेवल ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या मिलेगा? 20, यहाँ 6 to 20 एंड यहाँ पे लेस देन 6। ओके। अगर बात करें कंडक्टेटर्स की, कंडक्टेटर्स किस में प्रेजेंट मिलेगा? तो सीजन नेचर 1 में मिलेगा, रेयरली हमारे को 2 में मिलेगा एंड एब्सेंट मिलता है हमारे को गिलबर्ट सिंड्रोम में। ओके। अगर बात करें इनके बायोप्सी की, तो सीजन नेचर सिंड्रोम में दोनों में क्या मिलेगा हमारे को? बिल्कुल नॉर्मल मिलेगा, बट यहाँ पे क्या मिलेगा हमारे को बायोप्सी में? एक स्पेसिफिक पिगमेंटेशंस मिलती हैं और वो कैसी होती हैं? ब्लैक टू ब्राउन पिगमेंटेशन नोन एज ए लिपोफ्यूजिन पिगमेंटेशन। लिपोफ्यूजिन पिगमेंटेशंस। ओके। कौन से में लिवर ट्रांसप्लांट कराने की जरूरत पड़ेगी? लिवर ट्रांसप्लांट रिक्वायर्ड इन लिवर ट्रांसप्लांट। तो लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है हमारे को सीजनल नेजल 1 में। ठीक है। ओके। बाकी में मेडिसिनल या कन्वेंशनल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे को पता होना चाहिए सीजनल नेजल 1, 2 एंड गिलबर्ट सिंड्रोम में डिफरेंशिएटली किसी भी तरीके से क्वेश्चन आता है तो हमारा आंसर गलत नहीं होना चाहिए। ओके। एक क्वेश्चन पूछा गया था हमारे यूपीएससी के अंदर। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन देखिए कि आइसोलेटेड का मतलब क्या हुआ? जहां पे भी लिखा हुआ आ रहा है आइसोलेटेड एलिवेशन ऑफ conjugated bilirubin if आंसर सिंपल सी वे में याद रखो, इफ कंडीशन है या डेफिनेशन से मान लीजिए, इफ conjugated bilirubin greater than 15%, क्या है याद रखने वाली चीज? greater than 15% of total bilirubin ओके। बिकॉज जस्ट एक एग्जांपल से देखिए, अगर टोटल बिलिरुबिन है हमारा कितना 10 एंड अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है हमारा 7 एंड कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है हमारा 3, तो ये किस चीज को शो करेगा? ये डेफिनेटली इंक्रीज दी
कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिnemia को। तो यही चीज क्वेश्चंस में पूछी जाती है, ठीक है। कॉज क्या रहता है? आइसोलेटेड एलिवेशन ऑफ द कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का। तो कॉजेस, दो कॉजेस हैं, उसको भी मैं डिफरेंशिएटिंग पॉइंट से समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, कॉजेस। फर्स्ट कॉज इज द डुबिन जॉनसन सिंड्रोम, डिफरेंशिएट विद द रॉटर सिंड्रोम। डुबिन जॉनसन syndrome differentiate with the Rotor syndrome। तो हमारे दो काम हो गए, हमने केवल नाम ही याद नहीं किए, हमने साथ में इसके मैकेनिज्म भी याद कर रहे हैं या डिफरेंशिएटिंग पॉइंट याद कर रहे हैं कि डुबिन जॉनसन का किस तरीके से डिफरेंशिएट होता है हमारा रोटर सिंड्रोम से। डुबिन जॉनसन सिंड्रोम में हमारे को क्या मैकेनिज्म देखने को मिलती है, ये क्यों डेवलप होता है? बिकॉज ऑफ द इनहिबिशन और म्यूटेशन ऑफ MRP2 प्रोटीन। ये प्रोटीन कहाँ पे काम आ रहा था? जो कि लीवर से गट तक ट्रांसपोर्ट करने में काम आता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका म्यूटेशन हो गया, ठीक है ना। बट रॉटर सिंड्रोम में हमारे को क्या देखने को मिलता है, जो ये प्रोटीन तो प्रेजेंट है बट इसका ट्रांसपोर्टेशन जो है, मान लीजिए कोई चीज यहां से हमारे को यहां तक लेके जानी है, मेरे पास में जो ट्रक होनी चाहिए वो ट्रक ही नहीं है, तो वो सामान यहाँ पे नहीं पहुंच पाएगा। ओके, बट अगर मान लीजिए ये सामान मेरे को यहाँ पे पहुंचाना है, मेरे पास में ट्रक भी है बट मेरे पास में एड्रेस नहीं है कि यहाँ पे जाना चाहिए मेरे को, तो मैं क्या करूंगा, इधर उधर भटकता रहूंगा बट यहाँ पे नहीं पहुंचूंगा, मैं उल्टा कहीं और पहुंच जाऊंगा, जो हमारे साथ में कई बार धोखा करता है गूगल मैप। ओके, तो आपको दो चीज समझ में आई। ये चीज, जो चीज म्यूटेशन हुआ, तो मीन्स वो म्यूटेशन की वजह से ये चीज काम नहीं करेगी। तो MRP2 प्रोटीन का म्यूटेशन को हम किस में डालते हैं? डुबिन जॉनसन सिंड्रोम में। बट जो पाथवे है, इसके लिए पहले लाइन लिख लो, समझ में आ जाएगा। ट्रांसपोर्ट डिफेक्ट ऑफ द conjugated bilirubin to MRP2 MRP2। ओके, तो ये बेसिक फंडा होता है। दोनों की डिजीज में माइनर डिफरेंस है, एक तरफ तो हमारा MRP प्रोटीन खुद म्यूटेट हुआ है और एक तरफ है कि वो ट्रांसपोर्ट टू MRP प्रोटीन तक नहीं पहुंच पा रहा जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है। क्योंकि ये दोनों अगर कंबाइन करते हैं तो डेफिनेटली कहाँ पे पहुंच जाएंगे, हमारे गट में पहुंच जाएंगे। क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया था, शायद तक इसी में होना चाहिए, हाँ ये देखिए MRP प्रोटीन कंबाइन किया कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के साथ में, तब यहाँ पे पहुंचे थे, कहाँ पे? इंटेस्टाइन में, मींस दी गट में पहुंचे थे, तब यहाँ पे यूरोबिलिनोजन एंड ऑल बनेगा। अगर ये कंबाइन नहीं करके और यहाँ तक नहीं पहुंचेंगे, या तो इसका क्या हो जाए, दो चीजें हो सकती है इसके साथ में, या तो ये खुद म्यूटेट हो जाए और या ये जो पाथवे है वो क्या हो जाए, डिफेक्ट इन दी पाथवे, डिफेक्ट इन दी ट्रांसपोर्ट। तो क्या डेवलप हो जाएगा, ये कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का नहीं आ पाएगा, इंटेस्टाइन में नहीं आ पाएगा। तो यही चीज माइंड में रखना, तब आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। डुबिन जॉनसन सिंड्रोम, म्यूटेशन ऑफ द MRP प्रोटीन। रोटर सिंड्रोम इज दी रोटेट से मैं याद रखता हूँ, रोटेट हो रही है कोई चीज, मतलब सॉरी, डिफेक्ट है। अब बात आती है मोड ऑफ द इनहेरिटेंस। तो डेफिनेटली दोनों के दोनों क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव। ओके, देन अगर बात करें टोटल सीरम बिलिरुबिन लेवल की, तो डेफिनेटली दोनों में क्या मिलेगा, लेस देन 6। दोनों में क्या मिलेगा, लेस देन 6। कर्निक टेसस दोनों में ही प्रेजेंट नहीं होता है।
और ये क्यों बता रहा हूँ मैं, कंडिक्टेरस दोनों में एब्सेंट क्यों होता है, बिकॉज आपको कंडिक्टेरस वाइज पूछा जाता है कंडिक्टेरस किस में प्रेजेंट मिलता है या किन किस में एब्सेंट है, और एक्सेप्ट करके कंडिक्टेरस का क्वेश्चन हमेशा फिक्स रहता है। तो अगर लीवर की बात कर रहे हैं और कंडिक्टेरस आपको नहीं पता है कंडिक्टेरस किस किस में प्रेजेंट है, मतलब नहीं है। अच्छा, मोर्टिलिटी दोनों में ही कोई खास प्रेजेंट नहीं होती है, मोर्टिलिटी इतनी नहीं मिलती है। ओके, अगर बात करें इनके बायोप्सी की अगर बात करें तो यहाँ पे जो बायोप्सी रहेगी न्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम के अंदर, तो वहां पे क्या मिलेगा, ब्लैक पिगमेंटेशंस, ठीक है। और जो ये ब्लैक पिगमेंटेशंस रहेगा वो क्या रहेगा, वहां पे फेलियर ऑफ द एपिनेफ्रीन। ओके, तो बायोप्सी में मिलेगा फर्स्ट थिंग ब्लैक पिगमेंटेशन इन द लिवर सेल्स, ब्लैक पिगमेंटेशंस। ओके, देन हम और यहाँ पे जो रहेगा रोटर सिंड्रोम में डेफिनेटली क्या रहेगा, यहाँ पे क्योंकि ट्रांसपोर्ट वो हो रहा है, डिफेक्ट हो रहा है, न कि म्यूटेशन हुआ है, तो डेफिनेटली यहाँ पे बायोप्सी बिल्कुल नॉर्मल मिलेगी। अदर देन बायोप्सी क्या टेस्ट करा सकते हैं, इस टेस्ट का नाम लिखिए BSP क्लियरेंस टेस्ट। BSP की फुल फॉर्म क्या लिखोगे, ब्रोम सल्फाइन, ब्रोम सल्फाइन, ब्रोम सल्फाइन क्लियरेंस टेस्ट। ओके, एक्चुअल में होता क्या है, ये वैसे बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा आपके लिए, बट सिंपल वे में समझने की कोशिश करना, क्योंकि यही एक टेस्ट है जो डिफरेंशिएट करता है। वैसे तो हम बायोप्सी करा के देख सकते हैं, बट उससे पहले हम BSP क्लियरेंस टेस्ट भी करके देख सकते हैं। BSP क्लियरेंस टेस्ट में होता क्या है, सिंपली हम IV से इंट्रावेनसली हमने क्या दिया, BSP दिया, एंड BSP क्या होता है, लीवर के थ्रू क्या हो जाएगा, अपटेक हो जाएगा। तो वो किसमें, हमारी लीवर सेल्स के अंदर आने के बाद में जो आपको पता है कौन सी प्रोटीन है, MRP2 प्रोटीन है। अगर ये नॉर्मल वर्क कर रही है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये अगर नॉर्मली वर्क कर रही है तो वो क्या करेगी, इस चीज को जो लीवर में आई है MRP2 BSP आई है, तो उसको क्या करेगी, MRP प्रोटीन के साथ में मिलके एक्सक्रीट कर देगी टोटली। जितना आपने मान लीजिए 100 दिया है, वो 100 का 100 एक्सक्रीट हो जाएगा, क्या, BSP। तब हमारे को पता रहेगा कि MRP2 प्रोटीन नॉर्मल वर्क कर रहा है। बट एज यू नो ये काम नहीं करता है, बिकॉज ये म्यूटेट हो रखा है, तो ये डेफिनेटली एक्सक्रीट नहीं हो पाता है। ओके, एंड जबकि आप कहेंगे कि सर हमारा रोटर सिंड्रोम में क्या सीन चलता है, तो रोटर सिंड्रोम में सिंपल फंडा है कि हमने क्या दिया, IV से BSP दिया, वही 100 लेवल पे मान लीजिए 100 ml, देन वो किस में गया, डेफिनेटली हमारी लीवर सेल्स में, और यहाँ पे हमारा कौन सा प्रोटीन पड़ा है, MRP2 प्रोटीन पड़ा है, ठीक है। अब अगर नॉर्मल चीज होती तो डेफिनेटली ये इससे कंबाइन करके और सिक्रीट कर देता, ठीक है। अब MRP प्रोटीन भी अपने को पता है नॉर्मल है, क्योंकि ये म्यूटेशन तो नहीं हुआ है। बट जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है पाथ डिफेक्ट, तो वो क्या होता है, ये यहाँ से इस तक नहीं पहुंच पाता है एंड वापस से रोटेट हो जाता है, एंड वो वापस लीवर से बाहर निकल जाता है। ये होता है BSP प्रोटीन, बिकॉज ये पाथ डिफेक्ट होता है। पाथ डिफेक्ट की वजह से क्या होता है, वो MRP2 प्रोटीन तक नहीं पहुंच पाता है, तो जिसकी वजह से ये सिक्रीट क्या करेगा, क्योंकि इसको यहाँ तक पहुंचना भी तो जरूरी है, ठीक है। बट कुछ
ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा पाथ चेंज हो गया, मतलब जितनी मान लीजिए 10 भैंसें चल रही हैं या 10 गायें चल रही हैं, वो एक लाइन में चल रही हैं, बट कोई ना कोई तो ऐसी काऊ होगी जो अपनी झुंड से बाहर निकलेगी। तो उसी तरीके से कुछ बीएसपी प्रोटीन इसके साथ में कंबाइंड होकर सिक्रीट होता भी है। मतलब अराउंड एंड अराउंड अगर मान लीजिए 100 ml दिया है तो हमारा 85% यहाँ पे गया है, तो 15% यहाँ पे सिक्रीट भी होगा। ठीक है, इसकी तरह यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, बीएसपी क्लियरेंस की। तो यहाँ पे बीएसपी, यस 3 minutes left now. ओके। तो यहाँ पे अगर क्लियरेंस की बात करें तो क्लियरेंस इन दी 90 मिनट्स, क्लियरेंस इन दी 90 मिनट्स नॉर्मली हो जाता है। ठीक है, बट अगर पेशेंट इन अ पेशेंट विद दी सॉरी डी लिखना है, डुबिन जॉनसन सिंड्रोम, पेशेंट विद दी डुबिन जॉनसन सिंड्रोम, यहाँ पे क्या मिलेगा, एमआरपी प्रोटीन। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, बिग नो लिखो, बिग नो मींस नो क्लियरेंस। एंड अगर यहाँ पे बात करें रोटर सिंड्रोम के अंदर, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, डिलेड क्लियरेंस। क्योंकि मैंने बोला था 15%, तो 15 करके ना कुछ तो निकलेगा। तो यहाँ पे जो क्लियरेंस होगा तो वो डिलेड हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल क्लियरेंस कितने मिनट में होती है, नॉर्मल क्लियरेंस भी पता होनी चाहिए। बीएसपी टू प्रोटीन की नॉर्मल की अगर बात करो, क्लियरेंस इज दी 90 मिनट्स। तो यहाँ पे ये बार बार आता रहेगा, 15 प्लस होते जाएंगे, 15 प्लस 15, नेक्स्ट राउंड में 15 प्लस 15। तो इस तरीके से जो डिलेड होगा तो वो क्या होगा, डेफिनेटली ग्रेटर देन 90 मिनट होगा, डेफिनेटली ग्रेटर देन 90 मिनट। तो इस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि उस पेशेंट को डुबिन जॉनसन सिंड्रोम है या रोटर सिंड्रोम है। कोई क्वेश्चन? आई थिंक ये कुछ ट्रिकी पोर्शन था आज की क्लास का, जो आपको क्लियर होना बहुत जरूरी था। डॉक्टर प्रियंका, आपको वॉइस क्लियरेंस है? एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Now it is clear. It ओके is clear. Voice is clear. ओके ओके ओके। But I didn't understand this process.